हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे अल नीनो और ला नीना फिनोमिना पर। और हो सकता है एक वीडियो में बात ख़त्म ना हो। अगर नहीं होती एक वीडियो में बात ख़त्म तो हम इसे अगले वीडियो में लेकर जाएंगे। समझते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या बात कर ली। हमने ग्लोबल विंड्स की बात कर ली, हमने एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने हेले की डिफरेंशियल हीटिंग की थ्योरी की बात कर ली, हमने कोटेश्वरन की बात कर ली, हमने फ्लॉन की बात कर ली। This video we would be talking about is El Nino and La Nina. समझते हैं क्या है? सुमात्रा, जावा, आगे पैपुआ न्यू गिनी, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बना देता हूँ लाल रंग से, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड ऑफ पैपुआ न्यू गिनी, समथिंग लाइक दिस, और इधर साउथ अमेरिका, समथिंग लाइक दिस। फाइन। कुछ ऐसा दुनिया का नक्शा भगवान ने दिया है। इस पर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज चल रही हैं, कुछ ऐसे। या हम ग्लोबल प्लानिटरी विंड्स हैं, हम कई बार देख चुके हैं इन्हें, लेकिन ये सतत रूप से आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई बाधा दे जा रहा है, कोई अड़ के खड़ा हो गया है बीच में कि जाने नहीं देंगे तुझे। कौन खड़ा हो गया है? ये कोस्टलाइन ऑस्ट्रेलिया की और पैपुआ न्यू गिनी की। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली हवाएं चल रही हैं, इनको आगे बढ़ने में बाधा मिल रही है ऑस्ट्रेलिया की कोस्टलाइन और पैपुआ न्यू गिनी से। और क्या क्या कहानी है इसमें? ये जो हवाएं चल रही हैं, पिंक वाले एरोज, ये सरफेस से गर्म पानी हटा हटा कर किसी दूसरे इलाके में जमा कर रहे हैं। बहुत लॉजिकल सा अगर आप इमेजिन करेंगे इसको, तो आप इसको मानिए एक बड़ी ऐसी परात है, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे से कोई ऐसे फूंक मार रहा है। जब कोई ऐसे फूंक मार रहा है तो यहाँ से पानी सरफेस से हट हट कर इस किनारे पर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक गर्म पानी का, वेस्ट पैसिफिक में एक गर्म पानी का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। मैंने एक शब्द इस्तेमाल करा, वेस्ट पैसिफिक। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में जो ओशन है, दैट इज आर पैसिफिक ओशन। और इस करंट से जो ये वाला इलाका है, दिस वुड बी नोन एज वेस्ट पैसिफिक, और जो ईस्टर्न वाला इलाका है, इट वुड बी नोन एज
ईस्ट पैसिफिक, तो यहाँ सरफेस से ऐसे फूक कोई मार रहा है ना, मतलब प्रकृति है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है, ऐसे आप इमेजिन करने के लिए आपको फूक मारना है। हाँ? तो यहाँ से सतह का जो गर्म पानी है वो इकट्ठा हो जाएगा वेस्ट पैसिफिक पे, उसी को मैं दर्शा रहा हूँ। कुछ ऐसे, ये यहाँ पर गर्म पानी का ढेर इकट्ठा हो गया है ऐसे। ठीक, अब यहां पे जो गर्म पानी का ढेर है ये भी एक प्रभाव डालेगा, ये अपने ऊपर आने वाली हवाओं को भी गर्म कर देगा। गर्म होती हवाएं नीचे नहीं बैठेंगी, गर्म होती हवाएं कन्वेक्शनली राइज होंगी। तो यहाँ जो हवा गर्म हो गई वो ऐसे कुछ इस प्रकार ऊपर 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 उठेगी। लेकिन अब मैं बोर्ड के बाहर तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना कि हवा ऐसे ऊपर उठ रही है। इसको वर्टिकली उठती हवा को दर्शाने के लिए मैं डॉटेड लाइन का उपयोग करूंगा। तो ये गर्म हो गई है, पानी पानी के कांटेक्ट में आने वाली हवाएं गर्म हो गई और ये ऊपर उठ रही हैं, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये वर्टिकली ऊपर उठ रही हैं, लैटिट्यूडनली मत सोचना कि कहीं इक्वेटर पार करके हवा जा रही, नहीं। इमेजिन करो ऐसे वर्टिकली हवा ऊपर उठ रही है। लेकिन ऊपर उठती हवा कब तक ऊपर उठेगी? ट्रोपोपॉज तक ऊपर उठेगी, ट्रोपोपॉज से पलटने लगेगी और फिर बैठेगी। जो ऑब्जर्व हुआ है कि ये किन इलाकों में बैठ रही है, एक इलाका ईस्टर्न पैसिफिक का चिले पेरू का कोस्ट है जहां पर ये हवाएं बैठती ऑब्जर्व हुई है इस इलाके में। ऐसे ही यहां से उठी हवा का एक बैठक ऑब्जर्व हुई है मैस्करीन के इलाके में। मैस्करीन आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, इंडियन ओशन का वो इलाका है जहां पर तिब्बत से उठी हवाएं भी बैठ रही हैं। बैठती हवाएं हाई प्रेशर बनाती हैं। तो यहाँ मैस्करीन का जो हाई प्रेशर का रीजन है तिब्बत से बैठती हवाओं के कारण वो और हाई हो जाता है, क्योंकि इस इलाके में वेस्ट पैसिफिक से उठी हवाएं भी बैठ रही हैं। और थोड़ा इसको साफ सुथरा बना दूं मैं। कुछ ऐसे हवा बैठ रही है। ऐसे उधर भी एक बार बना देते हैं कि यहां हवा बैठ रही है। बैठती हवा हाई प्रेशर बना रही है, बैठती हवा हाई प्रेशर बना रही है। यहां पर उठती हवा लो प्रेशर बना रही है। तो वेस्ट पैसिफिक की मैं कुछ कंडीशंस लिखना चाहूंगा कि वेस्ट पैसिफिक पे कैसी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। तो वेस्ट पैसिफिक पर वार्म वाटर पूल नजर आ रहा है। हवा ऊपर उठ रही है तो इनस्टेबिलिटी नजर आ रही है।
ऊपर उठ के ठंडी भी हो रही है और नमी भी है, तो क्लाउड्स भी नजर आ रहे हैं, अच्छी रेनफॉल भी हो रही है, कन्वेक्शनल अपलिफ्टमेंट भी हवा का दिख रहा है इलाके में ऐसे ऊपर। ईस्ट पैसिफिक पे अगर आ जाऊंगा तो कैसी कंडीशन नजर आ रही है, हवा नीचे बैठ रही है तो स्टेबिलिटी की कंडीशन है, स्टेबिलिटी हवा नीचे बैठ रही है तो मैं भी कह सकता हूँ हाई प्रेशर है, यहाँ हवा ऊपर उठ रही है तो लो प्रेशर है। और हवा का नीचे बैठना बादल नहीं बनाता, सूखा क्रिएट करता है, तो ड्राई ड्राउट लाइक कंडीशन है इलाके में ड्राउट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। यहां पर हवा नीचे बैठ रही है तो मैस्करीन पर हाई दिख ही दिया मैंने, हाई प्रेशर बनेगा, स्टेबिलिटी की कंडीशन दिखेगी। भारत के लिए अच्छा या बुरा? भारत के लिए अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि अब क्या होगा कि यहां से नमी भरी हवाएं बाहर भागेंगी। क्यों भागेंगी यार बाहर? क्योंकि हाई प्रेशर है ना, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ ऐसे। लेकिन जब ये इक्वेटर पार करेंगी तो कुछ ऐसे, जब ये इक्वेटर पार करेंगी तो फिर राइट में टर्न हो जाएंगी और भर भराते हुए भारत की तरफ पहुंचेंगी। क्या बन जाएंगी? साउथ वेस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून बहुत जोर से भारत की तरफ पहुंचता है अगर बहुत जोर से मैस्करीन पर हाई प्रेशर बनता है। तो मैस्करीन पर हाई प्रेशर बनने का एक कारण तिब्बत है, कोटेश्वरन मॉडल में देखा। एक कारण मैस्करीन पर हाई प्रेशर बनने का वेस्ट पैसिफिक से उठी हवाओं का यहाँ पर सबसाइड होना है। और यहाँ पर जितना बढ़िया लो, वहाँ पर, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर जितना बढ़िया लो, मैस्करीन पर उतना बढ़िया हाई। जितना बढ़िया हाई मैस्करीन पर, उतनी जोर से साउथ वेस्ट मॉनसून भारत की तरफ पहुंचता है। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। एक और चीज, यहां पर बैठी हवाएं हाई प्रेशर बनाएंगी, हाई प्रेशर के कारण वापस से हवाएं दौड़ेंगी बाहर की तरफ, वो भी बना देता हूं मैं। ये यहां पर हाई प्रेशर बन गया है और ठंडे पानी का भी इलाका बन गया है। हाँ, क्यों? क्योंकि सतह का गर्म पानी तो ये पिंक वाली साउथ ईस्टर्लीज लेकर ही चली गई ना। तो पानी जो सतह पर गर्म था वो ये पिंक वाली हवाएं ले गई, तो पानी भी ठंडा है। ठंडा पानी अपने आप हाई प्रेशर बनाता है और ऊपर से हवा आकर बैठ गई, बैठती हवा फिर हाई प्रेशर बना देती है। तो हवाएं फिर बाहर की तरफ निकलेंगी, उन्हें भी बाहर की तरफ निकाल के भगा देता हूं मैं। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। पर इन सब का हमसे काम नहीं है, हमें काम है इस हवा का। ये दौड़ेगी इधर, कुछ ऐसा, लेकिन फिर गर्म हो जाएगी। वही पिंक वाली और ये बड़ा जो येलो वाली बनाई है सेम ही है, बस ज्यादा मजबूती मिल जाएगी पिंक वाली साउथ ईस्टर्ली को। किस कारण? इस हाई प्रेशर के कारण जो चिले पेरू के कोस्ट पर बना है, तो जोर से भागेगी। लेकिन ये गर्म पानी के पास पहुंच जाएगी, फिर गर्म हो जाएगी और ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी, तो बैठेगी, बैठेगी तो फिर इधर आएगी। तो आप देख रहे हैं इधर एक चक्र बन गया है। एक और एरो बना रहा हूं मैं। ऐसा बना देते हैं अपन इसको, हवाएं ऐसे, ऊपर उठ रही हैं। इधर भी एक बना देते हैं, हवा ऐसे ऊपर उठ रही है। ये इधर भी एक बना देते हैं। से रोटेट नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो एरो ही बना देते हैं। फिर ये इधर गई है और ये इधर गई है।
अब एकदम इंट्यूटिव लग रहा होगा आपको कि हाँ यार, ये ऐसा ही हो रहा है। हवा बैठ रही है, समथिंग लाइक दिस। अभी फील आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है। तो ये जो एक पूरा चक्र बन गया, कैसे इधर भाग के हवा का आना, गर्म हो जाना गर्म पानी के ढेर पर, ऊपर उठना, फिर इधर बैठ जाना, फिर आना। दिस सेल इज नोन एज वॉकर सेल। तो वॉकर सेल का ही एक एक्सटेंशन इधर भी आपको नजर आ रहा है, कुछ कुछ हवा का बैठना। मैं इस पर इंडियन ओशन वाले इलाके पर थोड़ी देर बाद आऊंगा अभी, पर अभी आप समझ गए वॉकर सेल में नॉर्मल कंडीशंस क्या हैं। ठीक, वेस्ट पैसिफिक पर, ईस्ट पैसिफिक पर नमी भरी हवाओं की दिशा, गर्म पानी का ढेर, ठंडे पानी का ढेर। ये क्यों ठंडे पानी का ढेर है? क्योंकि सतह का गर्म पानी तो पिंक वाली हवाएं साउथ ईस्टर्ली ले ही गई ना, इस कारण से। आई होप इतना समझ आया है कि भाई ये नॉर्मली पैसिफिक में क्या कंडीशन होती है। नॉर्मल पैसिफिक की कंडीशन के कारण भारत के पास मौजूद मैस्करीन पे क्या कंडीशन होती है, मैस्करीन पर मौजूद कंडीशन के कारण भारत के मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक और कंसेप्ट देखेंगे थर्मोक्लाइन का और कोल्ड अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का। Oops. ठीक, ये हमारा समुद्र है मान लीजिए। अब क्या हो रहा है कि साउथ ईस्टर्ली जो पिंक वाली मैंने बनाई थी वो कुछ ऐसे चल रही हैं। जब ये साउथ ईस्टर्ली ऐसे चल रही हैं तो ये ईस्ट पैसिफिक पे मौजूद गर्म पानी के ढेर को वेस्ट पैसिफिक पे जमा कर दे रही हैं। मैं वो भी लिख देता हूँ, ये ईस्ट पैसिफिक और ये वेस्ट पैसिफिक। ये जमा कर दे रही हैं। तो ऐसा वापस से वो फूक जो हम मार रहे थे वही देखो, जब फूक मारेंगे तो यहाँ पर थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक फूक मार के हम भाग नहीं जा रहे हैं, 4 साल तक फूक ही मार रहे हैं यहाँ पर। तो जब 4 साल तक ऐसे कोई हवाएं चलेंगी तो ये जो वेस्ट पैसिफिक का इलाका है थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, मात्रा ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। ना सिर्फ मात्रा ज़्यादा हो गई, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी भी यहाँ एकत्रित हो गया है। तो कुछ ऐसी अवस्था बन गई है, देखो जरा, यहाँ पर से ज़्यादा गर्म पानी और ज़्यादा पानी, और यहाँ कम पानी और कम गर्म पानी, कुछ ऐसी अवस्था हो गई है। समथिंग लाइक दिस, लेट मी कलर इट आउट। ये समुद्र का स्तर हुआ करता था, लेकिन यहाँ का जो पानी है गर्म पानी, ये जो गर्म पानी हुआ करता था ये कहाँ आ गया है, ये थोड़ा यहाँ आ गया है, यहाँ से उठकर पानी यहाँ आ गया है। इसको ले जा रहा हूं मैं इधर, हाँ ऐसे, यहाँ पे जो गर्म पानी था ये सब उठकर इधर आ गया है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर गर्म पानी हुआ करता था, यहाँ पर तो है ही आज भी गर्म पानी। अब क्या हुआ है कि ये हवाओं के कारण ये गर्म पानी उठकर इधर आ गया है, कुछ ऐसा। बस
और नीचे जो पानी है सो है। इसका नतीजा यह होता है कि ये जो वजन के कारण बड़ा ढेर बन गया है वेस्ट पैसिफिक में, ये नीचे की तरफ दबाव डालता है। जब ये नीचे की तरफ दबाव डालता है तो नीचे तो ठंडा पानी है ना, नीचे का ठंडा पानी उठकर इस खाली जगह को भरने का प्रयास करता है। इसी चीज को हम कहते हैं कि ईस्ट पैसिफिक में नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ ये फिनोमिना हमें नजर आता है कि नीचे से ठंडा पानी उठकर ऊपर की तरफ आता है, इस चीज को, इस लेवल को मैच करने के लिए। इसी को हम कहते हैं कोल्ड अप वेलिंग होती है। कहाँ पर? चिले पेरू के कोस्ट पर या ईस्ट पैसिफिक, क्योंकि यहीं चिले और पेरू होगा, इधर ऑस्ट्रेलिया में, वो भी लिख देता हूं। और बाय दैट लॉजिक ये पानी नीचे दबाव डाल रहा है तो नीचे के इलाकों भी गरम 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 करेगा, तो ऐसा हमें लगेगा कि भाई ऊपर से गरम धारा नीचे आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे गरम गरम कर देगा इलाके को। तो इट अपियर्स कि वेस्ट पैसिफिक पे क्या हो रहा है, वार्म डाउन वेलिंग हो रही है, और ईस्ट पैसिफिक पे कोल्ड अप वेलिंग हो रही है। और ये जो ठंडा पानी है, अरे कहाँ गया, ये जो ठंडा पानी है, अरे हरा नहीं नीला, ये जो ठंडा पानी है इसकी क्षमता बहुत होती है ऑक्सीजन को होल्ड करने की। नीचे से आ रहा है तो सब न्यूट्रिएंट वगैरह भी लेकर पहुंच रहा है, काई वगैरह, गंदा वंदा, राइट। तो मछलियों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो कोल्ड अपवेलिंग का न्यूट्रिशन भरा ऑक्सीजन रिच पानी चिले पेरू के कोस्ट पर जब पहुंचता है तो यहाँ की मछलियाँ मस्त हो जाती हैं, उनका पेट भर जाता है और बड़ी अपनी तादाद में बढ़ोतरी करती है, और फिर ये चिले पेरू के लोग मछली को पकड़ लेते हैं और बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको फिशिंग इंडस्ट्री मिलेगी। रेगिस्तान मिलेगा पर फिशिंग इंडस्ट्री मिलेगी। क्यों रेगिस्तान मिलेगा? क्योंकि हवा बैठ रही है ना, और पानी भी ठंडा आ रहा है। ठंडा पानी बरसात कराने में सहायक नहीं है, बैठती हवा बरसात कराने में सहायक नहीं है। तो वी विल नीदर फाइंड वार्म वाटर्स हियर, नीदर नॉर वी विल फाइंड हियर convectionally uprising air. What we will find here is subsiding arm of Walker's cell and a cooler pool of water, ठंडे पानी का ढेर, which gets further cooled down due to cold upwelling. वो भी बना देता हूं मैं यहां पर। इसको कलर ब्लू में ही बनाते हैं, सब ठंडी चीज को हम ब्लू में रिफ्लेक्ट कर दें। That will do the job. कोल्ड अपवेलिंग, ऐसे ही यहां पर आप बना दीजिएगा कि क्या हो रहा है, वार्म डाउन वेलिंग हो रही है, कुछ ऐसे। पर कलर अपन पीला लेते हैं। एक और कंसेप्ट आपको बता रहा हूं,
तो ये सब नॉर्मल कंडीशंस में वेस्ट पैसिफिक पे क्या हो रहा है, ईस्ट पैसिफिक पे क्या हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक और स्थिति लेते हैं, एक और कंसेप्ट लेते हैं थर्मोक्लाइन का। इसी डायग्राम को अपन मिटा देंगे और इसी पर बिल्टअप करते हैं ताकि बनाने में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। लेट मी सी वॉट एवर आई कैन रब इट। ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही लिखा है। इन चीज़ों को भी हटाने का प्रयास करते हैं अपन। यस, फाइन। ये हमारा ओशन का सरफेस है। जब आप इससे 200 मीटर तक गहराई पे जाएंगे तो पता है क्या होगा, आपको एक से टेम्परेचर मिलेगा, आपको पानी गर्म मिलेगा। क्यों पानी गर्म मिलेगा? क्योंकि ये सूरज से आ रही किरणें 200 मीटर की गहराई तक इसे पेनिट्रेट कर पाती हैं, इसके नीचे ये भी नहीं जा पाती। तो 200 मीटर की गहराई तक पानी का आपको औसत टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। औसत क्या, यूनिफॉर्म, लगभग यूनिफॉर्म टेम्परेचर आपको फील होंगे कि हाँ यार पानी तो 27 डिग्री सेल्सियस ही गर्म है। कब तक? 200 मीटर तक। लेकिन अब इसके और नीचे जाएंगे ना तो टेम्परेचर कम होने लगते हैं बहुत तेजी से। 200 मीटर के नीचे लगभग 1000 मीटर तक। 1000 मीटर का इलाका, टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होते हैं और 1000 मीटर आते आते, 1000 मीटर पे पहुंच गए, आते आते टेम्परेचर 4 डिग्री पहुंच जाते हैं। और फिर बाकी जो पूरा इलाका है वो लगभग यूनिफॉर्म सा टेम्परेचर पे, क्योंकि ना हीट गेन हो रही है ना हीट लॉस हो रही है। तो ये जो ब्लू वाला इलाका है पूरा 1000 मीटर की गहराई से ओशन के बॉटम तक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका क्या मतलब कि ये जो बीच वाला इलाका है जिसको मैं ग्रीन हरे रंग से रंग रहा हूं और एक पीला इलाका बना देते हैं, जो हरा इलाका है यहां पर टेम्परेचर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं यार? जैसे अगर नीचे से ऊपर आओगे तो 4, फिर 5, 6, 10, 20, 25, 27, देखा आपने? कुछ इस प्रकार बहुत तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन यहां 200 के ऊपर आ जाओगे तो फिर टेम्परेचर 27, 27, 27, 27 ऐसे। और 4, और यहां 4 से नीचे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। 4 से नीचे पूरे ओशन में जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म मास, यूनिफॉर्म बॉडी 4 डिग्री पर ही है। तो अगर कोई बोले कि हरी वाली लेयर को कुछ नाम दे दो, तो इसको मैं नाम दे दूंगा थर्मोक्लाइन लेयर। ये वो लेयर है ओशन की जहां पर टेम्परेचर्स बहुत तेजी से बदलते हैं, बढ़ते हैं भी कह सकता हूं, घटते हैं भी कह सकता हूं। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं या मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा थर्मोक्लाइन ऐसी लेयर है जहां टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर मैं ऊपर से डुबकी मार के नीचे आ रहा हूं तो मैं बोलूंगा थर्मोक्लाइन ऐसी लेयर है जहां टेम्परेचर्स बहुत तेजी से कम होते हैं और 4 पे जाके स्थिर हो जाते हैं। आगे आते हैं। तो आई होप आप ये आदर्श दुनिया की थर्मोक्लाइन लेयर समझ चुके हैं। लेकिन जैसा कि हम रहते हैं, हम आदर्श दुनिया में नहीं रहते, हम हकीकत की दुनिया में रहते हैं जहां मामला इतना सीधा सपाट नहीं है। तो क्या परेशानी है? एक और डायग्राम बनाएंगे और उससे परेशानी समझेंगे। आदर्श दुनिया की टॉप लेयर, लेकिन
परेशानी के कारण जोड़ता हूँ। साउथ ईस्टर्ली आ रही है, ईस्ट पैसिफिक से वेस्ट पैसिफिक की तरफ गर्म पानी का ढेर इकट्ठा कर रही है। नतीजा ये हो रहा है कि वेस्ट पैसिफिक पे गर्म पानी का ढेर इकट्ठा हो चुका है और ईस्ट पैसिफिक पे मात्रा कम हो गई है और ठंडा भी हो गया है ईस्ट पैसिफिक। मतलब कुछ पानी का जो टेम्परेचर है और जो लेवल है कुछ ऐसे दर्शा देते हैं अपन, ये और ये, समथिंग लाइक दिस। ये स्थिति है, बीच वाली लाइन को हम मिटा देते हैं। आई होप यू गॉट इट। ये कुछ ऐसा है और चूंकि ये ऊपर का पानी हट गया है ना, वो यहाँ आ गया है। ये गर्म पानी हुआ करता था, तो उसको गर्म पानी को भी मैं एक अलग रंग से दर्शा दूं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। यहाँ पे अब वो पानी है ही नहीं, गर्म पानी यहाँ चला गया है वेस्ट पैसिफिक पे। ईस्ट पैसिफिक पे ठंडा पानी रह गया है, ऊपर से कोल्ड अपवेलिंग भी हो रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो वेस्ट पैसिफिक है वहाँ का शायद टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर शायद 20 डिग्री के आसपास होगा। अब मुझे बताना है कि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो थर्मोक्लाइन लेयर कहां पर थिक होगी और कहां पर थिन होगी। थर्मोक्लाइन लेयर क्या है कि गहराई पर जाने पर 4 डिग्री सेल्सियस जहां आ जाएगा उसके नीचे पूरा मामला एक सा होगा। तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा मैं कहूंगा कि यार थर्मोक्लाइन लेयर आ गई है। अब 30 डिग्री से जब आप नीचे जाएंगे ना तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, तब आपको 4 डिग्री का पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक गर्म टेम्परेचर से शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको और नीचे जाना पड़ेगा, तब आप जाके 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच पाएंगे। लेकिन यहां तो आप 20 से ही शुरू कर रहे हैं, तो आप जल्दी ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसके नीचे का जो पूरा इलाका है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको भी अपन रंग कर देते हैं, एक पिंक रंग कर देते हैं। ये पिंक वाला पूरा 4 डिग्री। ये जो इलाका है ये हमारी थर्मोक्लाइन है, क्योंकि यहां से जब शुरू करोगे तो बहुत तेजी से टेम्परेचर फॉल हो रहे हैं। कहां पे पहुंच रहे हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहां से शुरू करोगे तो तेजी से टेम्परेचर फॉल हो रहे हैं। कहां पर पहुंच रहे हैं? 4 डिग्री। इसके नीचे सब कुछ मामला एक सा है। तो वो लेयर जहां बहुत तेजी से टेम्परेचर फॉल हो रहे हैं उसी लेयर को हम कह रहे हैं थर्मोक्लाइन लेयर। तो ये जो ब्लू वाली लेयर है ये थर्मोक्लाइन लेयर है। थिक कहां पर है? थिक उस इलाके में है जहां गर्म पानी का ढेर है, और थिन कहां पर है? उस इलाके में है जहां ठंडा पानी है। तो हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि थिक थर्मोक्लाइन लेयर इज एसोसिएटेड विथ इनस्टेबिलिटी, क्योंकि यहां से हवाएं ऊपर उठेगी ना। अब वो भी बना रहा हूं मैं। ये हवाएं ऊपर उठी, ये हवा ऊपर उठी, जैसे सनन सनन, ठीक। लेकिन ऊपर कब तक उठेगी? स्वर्ग थोड़ी ना सिधार जाएगी, ट्रोपोपॉज पर जाकर रुकना ही है। अरे नीचे का बन गया है। ये भी ऊपर उठेगी, ट्रोपोपॉज पर जाकर रुकेगी और डाइवर्ट होगी। एक हिस्सा चिले पेरू के कोस्ट पर बैठ रहा है, और जो ठंडा पानी है उस पर और हवा आकर बैठ गई, तो और हाई प्रेशर बन गया, समथिंग लाइक दिस। एरो भी बना देते हैं भाई, कुछ ऐसा। और ये वाली उठती हवा मैस्करीन पर बैठेगी, वो भी बता देते हैं, छोड़ेंगे वो किसी भी चीज को। इधर कहीं मैस्करीन होगा, उस पर बैठ जाएगी। मैस्करीन का हाई अगर बनता है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा। तो इसकी दिशा ऐसे बना देते हैं अपन, और एक ट्रायंगल से इसको नीचा बैठते हुए भी बता देता हूं। ये हमारे भूमि का हिस्सा, इस भूमि का हिस्सा नहीं, ये पानी का हिस्सा, उस पर ये हवा बैठी है।
ये इलाका हमारा मैस्करीन, इंडियन ओशन का इलाका, ये कटोरी जैसा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कहाँ बैठी है? मैस्करीन हाई, वो हाई बन गया इसलिए मैस्करीन हाई, पानी दर्शाने के लिए ये कर दिया। बस मैस्करीन का हाई बनेगा तो यहाँ से भागेगी और भारत के लिए बेहतरीन साउथ वेस्ट मानसून। तो जब थिक थर्मोक्लाइन होता है तो अब आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कंडीशंस क्या क्या हैं। लो प्रेशर, इनस्टेबिलिटी, क्लाउड्स, रेनफॉल। और जब थर्मोक्लाइन थिन है, हाई प्रेशर, स्टेबिलिटी, क्लाउड नहीं बनेंगे, ड्राई कंडीशन, ड्राउट, क्लाउडलेस स्काई। और यहां से ठंडा पानी उठकर, इस भार के कारण ठंडा पानी उठकर इधर भी जाएगा, तो कोल्ड अपवेलिंग भी होगी। मैं वो भी बता ही देता हूं ना एक ही डायग्राम में। बस अपन कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग इस्तेमाल कर लेंगे तो सब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ कोल्ड अपवेलिंग भी दर्शा दिया। तो एक ही डायग्राम में हमने कई सारी बातें दर्शा दी हैं। ठीक है, ये जो कंडीशंस है, इन्हीं कंडीशंस को हम कहते हैं कि भाई नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल कर रही है पैसिफिक ओशन में। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशंस में मैस्करीन हाई होता है, वेस्ट पैसिफिक या ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट का इलाका लो होता है, और ईस्ट पैसिफिक या चिले पेरू के कोस्ट का इलाका हाई होता है। भारत के लिए मॉनसून नॉर्मल अच्छा होता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया साल दर साल रिपीट हो रही है, रोज पानी आकर इस पीले इलाके में इकट्ठा हो रहा है, रोज पानी आकर इस पीले इलाके में इकट्ठा हो रहा है, पानी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। एक साल ऐसा आएगा कि जब बहुत ज्यादा पानी यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, अत्यधिक गर्म पानी अत्यधिक मात्रा में। नतीजा, हवाएं बहुत ज्यादा ऊपर उठेंगी, बहुत बड़ी मात्रा में उठेंगी, बहुत बड़ी मात्रा में बैठेंगी। बड़ा हाई प्रेशर मैस्करीन के इलाके में बनेगा। बड़ा हाई प्रेशर बड़ी जोर से हवाओं को धकेलेगा, जो इक्वेटर को पार करके कोरियोलिस के प्रभाव में राइट होके भारत की तरफ जोर से जाएंगी। जोर से जाती हवाएं मजबूत साउथ वेस्ट मॉनसून भारत के लिए लेकर आएंगी। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग कि जब यहां पर पानी का ढेर बहुत ज्यादा होगा, भारत के लिए मॉनसून बहुत अच्छा होगा। जब यहां से बहुत जोरदार हवाएं उठेंगी गर्म पानी के कारण, तो बहुत जोरदार हवाएं यहां पर बैठेंगी, मतलब हाई प्रेशर भी बहुत मजबूत होगा। मजबूत हाई प्रेशर बहुत जोर से हवाओं को धकेलेगा इस तरफ साउथ ईस्टर्ली बनाकर। जोर से ज्यादा हवाएं गर्म पानी के ढेर की तरफ जाएंगी तो बहुत ज्यादा हवाएं गर्म होके ऊपर उठेंगी। ज्यादा हवाएं ऊपर उठेंगी तो ज्यादा मैस्करीन पर बैठेंगी। ज्यादा हवाएं मैस्करीन पर बैठेंगी तो ज्यादा बाहर निकलकर भारत की तरफ आएंगी। बाढ़ भारत के लिए, ये जो नॉर्मल कंडीशंस
का एक्सेसिव हो जाना है, ये जो नॉर्मल कंडीशंस का एक्सेसिव हो जाना है, इसी को हम कहते हैं ला नीना। तो नॉर्मल कंडीशंस क्या, इधर हाई ड्राई ड्राउट, इधर क्लाउड्स रेनफॉल, इधर मैस्करीन हाई, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन जैसा ही है, बस हाई और हाई हो गया, ड्राई और ड्राई हो गया, ड्राउट और गहरा हो गया, वार्म वाटर पूल और वार्म और बड़ा हो गया, इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई, रेनफॉल और बढ़ गई, मैस्करीन हाई हाई ही रहा पर और मजबूत हाई हो गया। अगर ऐसा है तो ऐसी अवस्था में भारत पे बाढ़ आएगी और इस अवस्था को हम कहते हैं द कंडीशन ऑफ ला नीना। तो आई होप यू गॉट व्हाट आई मीन बाय ला नीना। और बात करते हैं, इसको पलटेंगे अब हम और इसको अल नीनो बनाऊंगा अब मैं, देखते हैं क्या होता है। बट बेयर विथ मी, मैं कोई मैकेनिकल काम नहीं करना चाह रहा, इसलिए ऐसे ही डायग्राम्स बना रहा हूँ कि जो आप भी आपकी मेंस में रिप्रोड्यूस कर पाएँ। मशीन वाले डायग्राम्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, अब एक वक्त ऐसा आया कि ये गर्म पानी का ढेर तो बहुत ऊंचा हो गया। अब ऊंचा हो के कितना ऊंचा होगा यार, ऐसा थोड़ी ना एवरेस्ट बन जाएगा। तो जब ये ढेर ऊंचा 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 जा रहा है तो फिर प्रकृति भी अपने दूसरे फोर्सेस लगाएगी। जैसे अगर पहाड़ की मात्रा अगर ऐसे हो रही है कि ऊंची ऊंची हो रही है, तो फिर एक फोर्स लगने लगेगा डाउनवर्ड और यहां से मिट्टी खिसक खिसक कर नीचे भी उतरने लगेगी। ऐसा ही यहां पर इमेजिन करो। आपको समझाने के लिए थोड़े एक्सट्रीम्स बना रहा हूं कि यहां से पानी हटकर यहां इकट्ठा हो रहा है, तो मान लो ऐसा हो गया, इतना अंतर नहीं आएगा पर मान लो हो गया। अभी क्या होगा कि ऐसा नहीं कि पानी पे कोई मोटर लगा दिया, पंप लगा दिया है और पंपिंग हो रही है, नहीं। अब यहां पे एक धारा चलने लगेगी नेचुरल ग्रेविटी के फ्लो के अनुसार, कुछ इस प्रकार। तो अब जो गर्म पानी का ढेर था धीरे धीरे ये कम होने लगेगा, क्योंकि यहां पर लेवल इतना ज्यादा हो गया और यहां पर इतना कम हो गया कि एक बड़ी मजबूत धारा ऐसी चलने लगी है। हाँ, इधर से साउथ ईस्टर्ली आ ही रही है वो पिंक कलर की, लेकिन अब ये कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि पानी का स्तर ही कुछ ऐसा हो गया। अब ये जो गर्म पानी की धाराएं वेस्ट पैसिफिक से ईस्ट पैसिफिक की तरफ आ रही हैं, ये सब मामला पलट देंगी। नेट इफेक्ट ये हो रहा है कि ये पिंक वाली धारा कमजोर हो गई है और अब पीली वाली गर्म पानी की धारा जो वेस्ट पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया से चल रही है मजबूत हो गई है। तो कुल मिलाकर मैं इसको ना दर्शाते हुए अब ये बनाऊंगा, मतलब अब गर्म पानी का ढेर यहां कम हो रहा है और यहां बढ़ रहा है। चिले पेरू के कोस्ट या ईस्ट पैसिफिक पे बढ़ रहा है और वेस्ट पैसिफिक पे कम हो रहा है। उसी को मैं दर्शा रहा हूं एक प्रॉपर डायग्राम बनाकर। हम एक पूरा ही नया डायग्राम बनाते हैं वरना समस्या हो जाएगी। इक्वेटर, तो इंडोनेशिया को नीचे कर देता हूं। इंडोनेशिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑस्ट्रेलिया बना देता हूं यहीं पर।
पैपुआ न्यू गिनी बना देता हूँ, और इधर चिले पेरू बना देते हैं, ये इक्वाडोर, चिले पेरू। अब क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया प्रीवियस डायग्राम में, कि यहाँ पर ये जो गर्म पानी का ढेर था ये इतना बड़ी मात्रा में बढ़ गया कि ये गर्म पानी का ढेर हुआ करता था, लेकिन ये इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है कि यहाँ से ऐसी धाराएं बहने लगी हैं इस तरफ, कुछ ऐसे ऐसे। तो मतलब अभी तक जो ठंडे पानी का ढेर था यहाँ पर, इसमें अब गर्म पानी आकर मिल रहा है, और जो अभी तक गर्म पानी का ढेर था उसके गर्म पानी की मात्रा कम हो रही है। एक प्रकार से मैं इसको ऐसे बना दूं, ये ऐसे करंट्स जाने लगे हैं इधर। तो यहां पर जो गर्म पानी का ढेर हुआ करता था ये कंपैरेटिवली तो अब कम गर्म हो गया ना, तो इसको मैं नीले रंग से बना रहा हूं। और जो ठंडे पानी का ढेर हुआ करता था वो अब कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म हो गया है। यहां पर ऐसे बना देते हैं अपन उसको, और इसको अपन पीले रंग से रंग देते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैंने कलर कॉम्बिनेशन कैसा इस्तेमाल करा है। पीला रंग है मतलब कुछ था गर्म पानी पर अब ठंडा पानी हो गया है। यहाँ नीला रंग है मतलब कुछ था बाउंड्री पर ठंडा पानी, लेकिन अब गर्म पानी हो गया है। कंडीशन ही बदल गई प्रेशर की, टेम्परेचर की। कैसे? गर्म पानी मतलब हवाओं को ऊपर उठाएगा, मतलब हाई प्रेशर। सॉरी, हवा ऊपर उठेगी तो हाई प्रेशर कैसे? हवा ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर। तो हवाओं को ऊपर उठा देता हूं मैं, लाइक दिस। ऊपर उठती हवाएं कहीं बैठेंगी भी, एक उधर अटलांटिक आ जाएगा पर हम उस पर नहीं जा रहे, एक इधर बैठेंगी। कहां पर बैठती है? ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर, समथिंग लाइक दिस। एक हिस्सा इधर जा रहा है पर हमारे वो काम का नहीं है, इसलिए मैं उसको और नहीं बनाऊंगा, बस ऐसा छोड़ देंगे अपन। मतलब वापस कंडीशंस लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पे अब तो हवा बैठ रही है यार, बैठती हवा हाई प्रेशर बना देगी। यहाँ पर ड्राउट होगा क्योंकि बरसात नहीं होगी ना, बैठती हवा है तो। अब इसके पहले बहुत बरसात हुई थी, जो ला नीना बताया था नॉर्मल कंडीशन। बहुत बरसात के कारण बहुत जंगलों के कारण बहुत पत्तियां और बहुत लकड़ी, लेकिन अब सूखा पड़ गया, नमी की कमी हो गई। पर लकड़ियां तो सूखी हैं, पत्ते तो सूखे हैं, आग लगने की बड़ी प्रचंड संभावना। तो जब ऐसा कोई साल आता है जब ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर और सूखा पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, ऐसा आप सुनेंगे। ठीक है। अब चूंकि यहां पर जा रहा है पानी इस धारा के साथ, यहां पर पानी का ऊंचा ढेर रहेगा, गर्म ढेर रहेगा, यहां पर निचला ढेर रहेगा। इस कारण से यहां पर जो थर्मोक्लाइन है वो थिन हो जाएगा और चिले पेरू या ईस्टर्न पैसिफिक पे थर्मोक्लाइन थिक हो जाएगा। चूंकि यहां ज्यादा पानी अब पहुंचेगा, ये दबाव लगाएगा और नीचे से ठंडा पानी इस इलाके को भरने आएगा, तो यहां पर कोल्ड अपवेलिंग हो जाएगी अब। और इस साइड चिले पेरू के साइड वार्म डाउनवेलिंग हो जाएगी।
दिख नहीं रहा था वो ठीक से, इसलिए मैंने वो कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हवा बैठ गई, लेकिन कोई एक आर्म ही नहीं बची जो मैस्करीन पर बैठ पाए। तो मैस्करीन को हाई प्रेशर बनाने के लिए कोई आया ही नहीं, ये अकेला सिर्फ तिब्बत के हाई प्रेशर के सहारे है। अब तो मैस्करीन का हाई प्रेशर इतना हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब कोई आर्मी नहीं बची जो उठकर यहां पर बैठे और इस हाई को और मजबूत करे। इस कारण से यहां से कमजोर हवाएं निकलेंगी, ये ऐसी कमजोर हवाएं हैं जो भारत पर भी पहुंचने में बहुत कमजोरी दर्शाएंगी, क्योंकि प्रेशर ही हाई नहीं है। तो कुछ ऐसे और ऐसे धीरे धीरे पहुंच गई तो पहुंच गई, नहीं पहुंची तो नहीं पहुंची, और देर इज चांसेस दैट इंडिया माइट फेस अ ड्राउट, पुअर साउथ या वीक साउथ वेस्टर्लीज। ये जो पानी की धारा ऐसे जा रही है, इसको एक जैसा कलर कर लेते हैं अपन। ये जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से ऐसे पानी की धारा जा रही है, इसी को हम कहते हैं अल नीनो करंट। 4-5 साल में एक बार होगा। कंडीशंस पलट दी उसने वॉकर सेल की। इनफैक्ट वॉकर सेल ही रिवर्स हो गया। कैसे? अल नीनो करंट पहुंचा, पानी गर्म लेकर, गर्म पानी ने हवाओं को उठाया, उठती हवा इस इलाके में बैठी बैठी तो अल नीनो करंट को और धक्का दिया, क्योंकि ये तो हाई बना दिया ना, और धक्का दिया, ये और गर्म पानी ले गया, उठी, तो वॉकर सेल पूरा रिवर्स हो गया। ऐसा 4-5 साल में एक बार होता है कि अल नीनो आएगा, और फिर 3 से 4 साल में एक बार होता है कि ला नीना आएगा। बाकी सभी जो 3 साल 4 साल की अवधि में नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। 3 से 4 साल में एक बार अल नीनो, फिर ला नीना 3 से 4 साल में एक बार, और बाकी के वक्त में नॉर्मल कंडीशंस। यहाँ पर जो मैंने कंडीशंस बताई हैं ये अल नीनो की थी। इसके पहले जो आपने कंडीशंस पढ़ी हैं वो ला नीना की थी। लेट मी राइट दैट ऑल्सो। दीज आर द कंडीशंस ऑफ ला नीना कह लो या नॉर्मल कंडीशंस कह लो। एक और बात, एक और टर्म देख लेते हैं, सदर्न ऑसिलेशन। ये नॉर्मल या ला नीना की कंडीशंस हैं। अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूं ना कि ईस्ट पैसिफिक पे प्रेशर हाई है और वेस्ट पैसिफिक पे प्रेशर लो है, तो वेस्ट पैसिफिक तो बहुत बड़ा इलाका है ना, कहाँ पर मेजर करोगे? तो हमने कुछ 2 प्रोमिनेंट लोकेशंस डेजिग्नेट करके रखी हैं। वेस्ट पैसिफिक में एक जगह है, उसका नाम है डार्विन। यहां कहीं पर, इसको थोड़ा और बड़ा नहीं कर सकते क्या? 1 मिनट। ये वेस्ट पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के यहां पर एक जगह है डार्विन। ये लाल कलर का आपको झंडा दिख रहा होगा। इस जगह का नाम है यहाँ वेस्ट पैसिफिक में डार्विन, पानी में। यहाँ
और ईस्ट पैसिफिक में एक जगह है, इसका नाम है ताहिती, समवेयर हियर। इस जगह का नाम है ताहिती। बस अब जब भी कोई तुमसे पूछे कि भाई वेस्ट पैसिफिक और ईस्ट पैसिफिक के प्रेशर का अंतर बताओ, तो क्या करना, ईस्ट पैसिफिक का प्रेशर जानना हो तो ताहिती पर चले जाना, वेस्ट पैसिफिक का प्रेशर जानना हो तो डार्विन पर चले जाना। लेट मी जूम इट अ बिट, ये देखो, ये ईस्ट पैसिफिक का प्रेशर जानना हो तो ताहिती, और वेस्ट पैसिफिक का प्रेशर जानना हो तो ये जगह डार्विन। बस इन दोनों जगह का जो प्रेशर है दैट इज नोन एज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वेस्ट पैसिफिक एंड ईस्ट पैसिफिक। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वेस्ट पैसिफिक एंड ईस्ट पैसिफिक will lead to a trend. That trend is known as southern oscillation. So keeping you on tenterhooks, and I will be explaining southern oscillation in my next video. Thank you so much for the day.